जी जनाब। तो आज की हमारी प्रेजेंटेशन है की सोशल स्किल्स के ऊपर। सबसे पहले तो इतना सा बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद अली बिलग्रामी है और मेरा ताल्लुक जो है ग्लोबल नेबरहुड फॉर मीडिया इनोवेशन से है। यहाँ मैं सीनियर प्रोग्राम मैनेजर हूँ। ये जो प्रोग्राम है अदल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए, इसके साथ मैं अटैच्ड हूँ। आज के इस सेशन का जो बार है वो मेरे सर आन पड़ा है। तो आज का टॉपिक की सोशल स्किल्स है। तो की सोशल स्किल्स का ये हमारा कंपोनेंट है, कंपोनेंट नंबर 4C। इसके अंदर आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज इन क्रिमिनल जस्टिस वर्क। यानी जो आप क्रिमिनल जस्टिस सेक्टर के लोग हैं, उनके नज़दीक मॉरल वैल्यूज की अहमियत क्या होनी चाहिए, उनके काम में उसकी क्या अहमियत होनी चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सीखना क्या है आज। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि जब ये आज का सेशन ख़त्म हो तो हमारे हाथ में क्या होना चाहिए। At the end of the session, the participants will learn the importance of developing moral values, enabling them in confident decision making। यानी जब ये सेशन खत्म होगा तो आप ये सीख चुके होंगे कि मॉरल वैल्यूज को बनाना, उनको फॉर्म करना आप लोगों के लिए किस कदर ज़रूरी है और ये कैसे आप में बीइंग अ पुलिस ऑफिसर एक कॉन्फिडेंट फैसला साजी करने में मदद कर सकती हैं। ठीक है। इससे पहले कि हम इससे आगे जाएं, आई वांट टू पुट अप अ क्वेश्चन दैट इज मॉरल क्या होता है। आप में से मुझे कोई बता सकेगा मॉरल क्या होता है? जो बात कर सकें वो हैंड रेस करके जरूर बात कर लें, और जो लोग टाइप करना चाहें वो टाइप कर लें, बात नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है। जी, अब्दुल वाहिद बलोच साहब, मॉरल क्या होता है? सर मोरल मीन्स आपका कैरेक्टर, इखलाक, बिहेवियर, जो किरदार है आपका, उसी को जी कहते जी, हैं। ठीक है। और कोई साहब बात करना चाहेंगे इसके ऊपर? एनीवन एल्स? नो? ठीक है। देखें, मॉरल बिल्कुल आपने ठीक कहा, किरदार है। लेकिन किरदार में क्या चीज़ है ऐसी? मतलब किरदार तो बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ होता है ना जी, ऐसे ही है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम मॉरल के अंदर गिन रहे हैं? ठीक है। देखें, सही गलत का जो तसव्वुर है, ठीक है, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है, राइट? वो इखलाकियात या वो हमारी जो नापने तोलने का मयार है, वो हमारे मॉरल्स कहलाते हैं। ठीक है। वैल्यूज अगेन एक बड़ा सेट होता है मुख्तलिफ चीज़ों में। हम कहते हैं कि हमारी इक़दार हैं ये। तो इक़दार किस किस सेक्टर में, किस किस हमारे सोशल कंपोनेंट में है, वो एक अलग बहस है। मगर जब इनको मिला के पढ़ते हैं, मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो हमारा मकसद ये होता है बात करने का कि किसी भी मामले में सही और गलत का तसव्वुर देने वाले मवाज़ने या उनके क्या कहते हैं स्केल्स, ठीक है? कि जो हमें बता सकें कि यहाँ पे ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। और वो यूनिवर्सली, नॉट जस्ट किसी एक पर्सन के लिए, नॉट जस्ट किसी एक गिरोह के लिए,
लोगों के, बल्कि सबके लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। ठीक है जी। अच्छा, तो इससे आपके डिसीजन मेकिंग में क्या मदद मिलने वाली है कि अगर आप अपनी मॉरल वैल्यूज अच्छी डेवलप कर लेते हैं, तो आपको फैसला साजी में क्या मदद मिलेगी इससे? कोई इसमें मुझे बता सकता है? सर मैं थोड़ा ऐड करूंगा इसमें। बिल्कुल कीजिए, ज़हीर साहब। जो आपके मोरल आपका जो सर, सॉरी सर, आपने डिसीजन मेकिंग के लिए बताया था मोरल की। जी, जी। हाँ। मॉरल वैल्यूज़ की, स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़ की डिसीजन मेकिंग के लिए क्या अहमियत है? सर एक तो सोसाइटी में अगर आपकी जो है वो मोरल जो है वो पॉजिटिव होगी, कैरेक्टर वगैरह, तो आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपको जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस जो होगा, वो आपको जो है ना इसको डिसीजन मेकिंग में आपके जो है ये गुड मोरल है जो आपको हेल्प करेगा, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का बड़ा रोल होता है। बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात की आपने। बिल्कुल, ऐसा ही इसी से मिलता-जुलता कॉन्सेप्ट है कि जी देखें, अगर मेरा किरदार अच्छा है, मतलब जिन पॉइंट्स पे आप बात कर रहे हैं, अगर मेरा किरदार अच्छा है या अ जिस बिलीफ के तहत, जिस यकीन के तहत मैंने कोई डिसीजन लेना है, अगर वो मॉरली दुरुस्त है, ठीक है, अ, उसकी रीजनिंग अच्छी है, वो गुडनेस को या अच्छाई को या सही होने की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा है, तो मैं उसको डिफेंड करने में भी आसानी महसूस करूँगा। क्योंकि देखें, एक चीज़ बड़ी मैं आपको क्लियरली इंडिकेट करना चाहता हूँ यहाँ पे। अल्लाह ताला ने ना जब इंसान को तख्लीक किया है, ठीक है? तो ये जो नेकी और बदी का रडार है ना, ये हम सब के अंदर उसने जिसको कहते हैं ना, प्री इंस्टॉल्ड आता है, ठीक है? ऊपर वाले की तरफ से। छोटे होने से बड़े होने तक, ठीक है जी। इसीलिए कभी देखें आप में से बहुत से लोग माशाल्लाह शादीशुदा और बाल-बच्चेदार होंगे। तो जिनके बच्चे छोटे हैं, आपने उनको कभी देखा हो, तो गौर किया हो कि अगर वो कोई गलत काम करेंगे ना, कोई शरारत करेंगे जो हद से बाहर होगी, तो खुद ही खिसिया जाते हैं, शर्मिंदा-शर्मिंदा से हो जाते हैं। किसी ने उनको बताया नहीं होता कि ये चीज़ गलत है उससे पहले, हालाँकि वो करके ही वो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं, ये कुछ गलत हो गया। ये रडार हम सबके अंदर होता है। तो जब उस रडार के ऊपर आप उस रडार की आप सेटिंग ऐसी कर लेंगे कि आप उसमें मॉरल वैल्यूज़ को ऐड करेंगे अपनी, ठीक है? तो आपके डिसीजंस ऑटोमैटिकली उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा, ठीक है? आप किसी से डर के, किसी से दब के, किसी से शर्मिंदा होके, खौफ़ज़दा होके वो डिसीजंस नहीं लेंगे, और आप में वो फीलिंग्स भी होंगी, वो एक्सप्रेशंस भी होंगे कि हाँ, मैं अपने आप को अपने डिसीजंस को, अपने फ़ैसलों को, उनका मैं दिफ़ा कर सकता हूँ। ठीक है जी? तो ये मॉरल वैल्यूज़ की अहमियत होती है इसके अंदर। जितना आपका किरदार स्ट्रॉन्ग होगा, जितना आपने कह लें कि अपने मॉरल्स की बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग की होगी, वो सब की सब आप कॉन्फिडेंट रह के कर सकते हैं। मिस्टर अयाज अली जमाली ने चैट में लिखा है, इफ वी थिंक पॉजिटिव वी मेक राइट डिसीजन, इट इम्पैक्ट्स ऑन बिहेवियर। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पॉजिटिव हम चीज़ें सोचते हैं, करते हैं, सही चीज़ें पॉजिटिव ही होती हैं। जो चीज़ गलत होगी वो पॉजिटिव नहीं हो सकती, आप उसको जितना मर्ज़ी अच्छा सोच लें। बुराई बुराई है, अच्छाई अच्छाई है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके बाद आपका बिहेवियर भी उससे इफ़ेक्ट होता है गलत डिसीजन लेने से। चलें जनाब, तो अब बात करते हैं जी डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग क्या है?
किसी भी किस्म की फैसला साजी जो है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो एक गोल होता है, या कई गोल भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे किसी भी फैसले में। ऑब्जेक्टिव जिसको हम कभी कहते हैं, कभी गोल कहते हैं, ठीक है? जिसे हम चाहते हैं कि भई ये हम हासिल कर लें। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे कोई अल्टरनेट होता है, ठीक है? कि भाई एक हम सोचते हैं इसके अंदर कि अगर कोई चॉइस नहीं है, कोई डिसीजन का मसला नहीं है, तो उसके अंदर हम अगर ये नहीं तो ये हासिल कर लें, बड़ा नहीं तो छोटा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए हमारा, ठीक है? और इसके अंदर साथ ये थर्ड जो कंपोनेंट इसके अंदर आता है वो ये आता है कि किसी ना किसी किस्म की हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कि जो हमें गाइड कर सकती है, जो हमें हमारे रहनुमाई कर सकती है इस फैसला साजी के अंदर अल्टरनेटिव्स को परखने में, उनको इख्तियार करने में, उनके ऊपर फैसला लेने में। ठीक है? तो ये 3 इसके कंपोनेंट्स होते हैं और इसमें इनको लेकर ही एक पूरा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हम इख्तियार करते हैं। तो डिसीजन लेने में जब हम अपना गोल बनाते हैं या जब हम अपना ऑब्जेक्टिव डेवलप करते हैं, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले ये चीज़ आती है कि आया ये हमारे लिए मुनासिब है या नहीं है, ठीक है? और इसके अलावा हमें कोई और चीज़ जो है उसको इख्तियार करना चाहिए, कोई और रास्ता इख्तियार करना चाहिए या नहीं, ठीक है जी? तो डिसीजंस भी कई तरह के होते हैं, ठीक है? इसके अंदर हमारे पास मिसाल के तौर पे प्रोसिक्यूटर चाहता है कि उसका कन्विक्शन उसको हासिल हो जाए किसी केस के अंदर मुजरिम के खिलाफ। जज चाहता है कि वो बेहतर ऑप्टिमल सज़ा जो है वो दे, ताकि सोसाइटी के अंदर जो जराइम की सतह है वो कम हो। अ, पुलिस ऑफिसर के मतम नज़र क्या चीज़ होती है? आप में से कोई बताएगा? हेलो? काइंडली रिपीट कीजिएगा। देखिए, जो डिसीजंस हम ले रहे होते हैं, मैंने ये बताया कि जज के नज़दीक क्या चीज़ हो सकती है इम्पोर्टेंट, प्रोसिक्यूटर के नज़दीक क्या चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है? प्रोसिक्यूटर के नज़दीक ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा कि वो अपने जो केस उसके पास है, उसके मुजरिम को सज़ा दिलवा दे। जज के नज़दीक ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा कि वो जो केसेस उनके पास आ रहे हैं, उसमें बेहतरीन तरीके से फ़ैसले करके सोसाइटी में जराइम को कम करे। तो पुलिस के नज़दीक, एक पुलिस वाले के नज़दीक किस किस्म के डिसीजंस जो हैं वो लेता है? किस मकसद के लिए वो डिसीजंस लेता है, फ़ैसले करता है डेली बेसिस पे? सर पुलिस के नजदीक तो पर्पस तो यही होता है कि क्राइम को डिटेक्ट करके क्राइम को खत्म किया जाए सोसाइटी से, और उसको ज्यादा से ज्यादा सजा जो है पनिश दिलाई दी जाए थ्रू जुडिशरी। तो पुलिस के नजदीक तो यही होगा कि इनकी जो है एविडेंसेस और जो फॉर्मेलिटीज हैं वो किसी क्रिमिनल्स को सजा दिलवाने के लिए वो सारी फुलफिल हो, ताकि वो सोसाइटी से जराइम का खात्मा हो सके। और जो जज के लिए इम्पोर्टेंट यही होगी कि वो जो एविडेंसेस हैं वो कंप्लीट हो, ताकि लैक ऑफ एविडेंस नहीं हो, ताकि वो उस क्रिमिनल को उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और उसको पनिश किया जाए, ताकि सोसाइटी में क्राइम कम हो। ठीक हो गया जी। तो अगर हम तीनों को मिला के देखें,
तो जो बड़ा एक हमें नुक्ता नज़र नज़र आता है वो यही नज़र आता है कि अ, जो माशरे में तहफ़्फ़ुज़ है, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन है, ठीक है? उसकी बहाली की जो है कोशिश कर रहा है जज भी, प्रोसिक्यूटर भी और पुलिस वाला भी। तीनों का बड़ा लार्जर गोल, ऑब्जेक्टिव एक ही है, ठीक है? तो इसमें तो अगर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर देखें तो तीनों जो ग्रुप्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, उनके नज़दीक लार्जर गोल तो यही हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा दूसरे कई छोटे-छोटे ऑब्जेक्टिव्स, छोटे-छोटे गोल्स भी हम तय कर रहे होते हैं। उसमें से कुछ का ताल्लुक जो है वो हमारी परफ़ॉर्मेंस के साथ हो सकता है, कुछ का ताल्लुक जो है वो हमारी जॉब के साथ हो सकता है, कुछ का ताल्लुक हमारे घर-बार के साथ हो सकता है। तो कुछ का ताल्लुक जो है वो हमारी सोशल लाइफ़ के साथ हो सकता है। आप में से कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स के बारे में बता सकता है जो आपके ज़हन में हों या आप उनको सोचते हो कि मुझे ये चीज़ हासिल होनी चाहिए? करियर, जॉब सॉरी परफ़ॉर्मेंस, करियर पर्सनल लाइफ़ और सोशल लाइफ़। हेलो? बीइंग बीइंग अ पुलिस ऑफिसर तो सर मैं समझता हूँ ये चारों चीज़ इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन काफ़ी मुश्किल हैं। एक जो है सोशल लाइफ़ और पर्सनल लाइफ़ हमारी नेचर ऑफ जॉब ही ऐसी है, तो हम पर्सनल लाइफ़ और सोशल लाइफ़ को बहुत कम ही मेंटेन करते हैं, कोशिश तो करते हैं मेंटेन करने की, लेकिन हमारी नेचर ऑफ जॉब की वज़ह से हम नहीं कर पा रहे थे। चलें, नेचर ऑफ जॉब की वज़ह से सोशल लाइफ़ या पर्सनल लाइफ़ नहीं कर पाते। लेकिन जॉब तो अपनी जगह मौजूद है, करियर अपनी जगह मौजूद है, परफ़ॉर्मेंस अपनी जगह मौजूद है। उसमें किस किस्म के गोल होते हैं? सर परफॉर्मेंस कैरियर तो आपका ऑलरेडी आपके पास है। उसमें कैरियर में अभी आपका जो मज़ीद काम क्या है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अगर आप मेहनत करेंगे, परफॉर्मेंस जो है आपकी अच्छी होगी तो आपकी जो है सोशल लाइफ भी अच्छी रहेगी क्योंकि आप सोसाइटी से क्रिमिनल्स और क्राइम को ख़त्म करने के ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप लेंगे, जिससे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और परफॉर्मेंस जब आपकी अच्छी होगी तो आपकी जो है सोशल वैल्यूज़ सोशल जो है लाइफ वो भी इम्प्रूव होगी और उसके अलावा जो है आपकी फैमिली लाइफ है, ये पर्सनल लाइफ है वो भी इम्प्रूव होगी। तो उसके लिए परफॉर्मेंस तो मेन रोल है करियर आफ्टर करियर। तो परफॉर्मेंस में आप जितना काम करेंगे वो कम है। सही है, यानी आपका बेसिकली कहना यहाँ पे ये है कि अगर आप बीइंग अ पुलिस ऑफ़िसर अपनी परफ़ॉर्मेंस बेहतर बनाते हैं अपनी जॉब में रहते हुए, तो वो उसका असर जो है वो आपके करियर पे भी पड़ेगा। आप करियर गोल्स भी अपने अचीव कर सकेंगे, तरक्कियाँ मिलेंगी, ऊपर के ओहदों पर जाएँगे। उसका असर जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ़ पे भी पड़ेगा। जब परफ़ॉर्मेंस अच्छी होगी, ओहदा अच्छा होगा, तनख़्वाह भी बेहतर होगी, तो घर के जो आपके पर्सनल गोल हैं, जो फैमिली गोल हैं, वो भी आप अचीव कर सकेंगे बेहतर रिसोर्सेज़ होने की वजह से। और यही कुछ ताल्लुक जो है वो सोशल गोल्स के साथ बनेगा। सोशल स्ट्राटा में आप सोशल स्टैंडिंग के अंदर आप ऊपर जाएँगे। तो इस तरह से हम देखें तो ये सारी चीज़ें घुली-मिली ही हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट ही कर रही हैं। किसी भी एक एरिया में अगर आप मेहनत करें तो बाकी दूसरे एरियाज़ जो हैं वो ज़रूर उससे अफ़ेक्ट होंगे। जैसे अभी परफ़ॉर्मेंस की बात की थी, अगर इसी को आप अपने करियर लेवल के ऊपर लागू करें, रोशन साहब फ़रमाइए? सर मैं थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ करूँगा इस मामले पे कि आप जी, जी। सिर्फ़ एक जो है वो मामले में अगर इंसान कोई मेहनत करे तो सारे सोशल लाइफ़, करियर और अपनी पर्सनल लाइफ़ सब में सुधार आ जाता है या सब में गोल अचीव हो जाते हैं। ऐसा नहीं मेरे नज़दीक तो अलग बात अलग
होती हैं चीज़ें। करियर में डिपार्टमेंट अलग है, उसमें अगर गोल हमें अचीव करने हैं, फ़र्ज़ करें मैं एक ट्रेनिंग सेंटर में रहता हूँ, मुझे सब्जेक्ट्स एक मिला हुआ है, तो मैं उसे बेहतर जो है वो उससे आउटपुट देने के लिए मैं गोल अचीव रखता हूँ कि मुझे इसकी जो है वो प्रेज़ेंटेशन बनानी है, मुझे किस तरह पढ़ाने अलग-अलग तरीके से वो जो है ना वो बेहतर करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए यहाँ बनाने पड़ते हैं। पर्सनल लाइफ़ में अलग जो है वो मामलात होते हैं इंसान के, सोशल लाइफ़ में दोस्तों के साथ अलग मामलात होते हैं, उठना-बैठना होता है। तो उसमें गोल अचीव करने के लिए अलग मेहनत करनी पड़ती है, अलग इंसान अपने इखलाक को बेहतर करता है कि मेरे जो पुराने दोस्त हैं, मुझसे कोई ऐसी बात ना हो जाए कि वो इधर-उधर हो ना हो जाएँ, या अगर हो गई है तो मुझे एक कदम आगे बढ़ के उनको जो है ना वो अपनी गलती जो है वो जो है वो करनी चाहिए कि हाँ, मैं यहाँ पे गलत था, कि मेरी वो दोस्ती वो इधर-उधर ना हो जाए। इस तरह मेरे ख़्याल में कि हर लिहाज़ से इंसान जो गोल अचीव करना पड़ता है अगर किसी इंसान को, तो अलग एफ़र्ट्स करने पड़ते होंगे। ऐसा ना कि मैं सिर्फ़ करियर में एफ़र्ट्स करूँ, गोल अचीव करूँ और सब में सुधार आ जाए। मेरे ख़्याल तो वैसा नहीं है। जी जनाब। तो इसमें मामला ऐसा है कि वो क्या कहते हैं, एतदाल हर चीज़ में ज़रूरी होता है। ठीक है जी। तो जब मैं कह रहा था कि आप किसी एक चीज़ में कोशिश करें, तो उसका असर बाकी तमाम एरियाज़ में भी आता है, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन एतदाल के साथ। ऐसा नहीं कि आप बाकी सब चीज़ों को भूल जाएँ। बाकी सब चीज़ों में भी आपको काम तो करना पड़ेगा, जैसे आप कह रहे हैं कि गोल्स का मुख्तलिफ होना लाज़मी है कि अगर सोशल लाइफ़ है तो उसमें आपके गोल्स अलग होंगे, आपकी पर्सनल लाइफ़ के गोल्स अलग होंगे, प्रोफ़ेशनल के अलग होंगे और परफ़ॉर्मेंस के गोल्स आपके अलग होंगे। ठीक है जी। तो इनका अलग होना भी लाज़मी अमर है। लेकिन इसको बिल्कुल हम इससे लाज़िम व मलज़ूम नहीं कर सकते कि एक ही चीज़ में आप लगे रहें तो बाकियों में ऑटोमैटिकली इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, वहाँ आपको काम नहीं करना। काम तो बहरहाल करना पड़ेगा, वहाँ भी करना पड़ेगा, गोल सेट करने पड़ेंगे और उनको कुछ ना कुछ एड्रेस भी करना पड़ेगा। मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था, वो एक लार्जर सेंस में बात कर रहा था कि अ, ये एक चेन रिएक्शन को अ, स्टार्ट कर सकता है। जिस तरह से मैंने डिफाइन किया कि एक चीज़ में बेहतरी लाने से कुछ दूसरी चीज़ों में भी बेहतरी आ सकती है। लेकिन ऑब्वियसली हतमी कोई चीज़ नहीं होती। अयाज़ अली जमाली साहब कह रहे हैं, वी आर लिविंग इन रियल लाइफ परफॉर्म ड्यूटीज डील जनरल पब्लिक रिजल्टिंग एक्शन एंड रिएक्शन इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर। बिल्कुल, एक्चुअली कल भी एक इसी तरह हमारा सेशन चल रहा था, माज़रत के साथ। कल भी इसी तरह एक सेशन हमारा चल रहा था और उसमें मोर और लेस कुछ ऐसी बात हुई थी कि जो पब्लिक परसेप्शन है, एक्सक्यूज़ मी, जो पब्लिक परसेप्शन है और जो आपके सुपरवाइजर्स हैं, उनका आपकी तरफ जो रोल है, बिहेवियर है, दैट आल्सो काउंट्स अ लॉट टुवर्ड्स योर परफॉर्मेंस। तो अयाज साहब की बात बिल्कुल ठीक है। मुख्तलिफ तरह की ड्यूटीज़ अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, फील्ड में बहुत आपका काम है, तो ये सारे बेसिकली हमने स्ट्रेसर्स कल डिस्कस किए थे। तो ये वर्क रिलेटेड स्ट्रेस से ताल्लुक़ रखती है बात आपकी। यस, यू आर करेक्ट इन दिस सेंस। चलें जी। तो अब हम आ जाते हैं क्रिमिनल जस्टिस डिसीजंस की तरफ। The system of criminal justice may be portrayed
schematically quite well by using any diagram or graphical representation that may show a series of points or milestones, decisions that are triggered by reporting of a crime. तो अगर हम देखना चाहें कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है या ये है क्या, तो ये हमारे लिए बताना शायद बहुत आसान होगा। यहाँ तक कि हम इसको एक उसकी शक्ल में भी दिखा सकते हैं, डायग्राम की शक्ल में, कि ये मामला स्टार्ट कहाँ से होता है, जो आमतौर पे एफआईआर दर्ज होती है या कंप्लेंट दर्ज होती है किसी जुर्म की, वहाँ से स्टार्ट होता है और उसके बाद कौन सा स्टेप होता है, कौन सा स्टेप आता है, कौन सा स्टेप आता है। आप कार्रवाई करते हैं, एफआईआर के बाद आप अरेस्ट करते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप कोर्ट में चालान डालते हैं, मुल्ज़िम की पेशी होती है, बयान होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। आप टिल द वेरी एंड आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं ड्रा करके कि ये चीज़ें होंगी। इट्स अ वेरी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। Police officers, prosecutors, judges, wardens, and parole board members have common that they make decisions about offenders or alleged offenders against the law. They have in common also that the fact decisions they make have consequences for other parts of the system. Thus, decisions by police affect the workload of the prosecutors, whose decisions in part determine cases to be tried in court. तो कोई भी हो आप में से, जितने भी लोग हैं, पुलिस ऑफिसर से लेके और टिल दी वेरी एंड पैरोल और वगैरह के लोग, आपके तमाम डिसीजंस का दारोमदार एक दारोमदार भी और असर भी एक दूसरे पे पड़ता है। ठीक है जी। पुलिस ऑफिसर अगर सही तफ्तीश नहीं करके लेके आ रहे, ठीक है, तो इससे जो है अदालतों का काम बढ़ रहा है। ठीक है, अदालतों का काम कैसे बढ़ रहा है? प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो दुरुस्त तरीके से पैरवी नहीं कर पा रहे कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर डेटें पड़ती जा रही हैं, केस लटकते जा रहे हैं। ठीक है, प्रोसिक्यूटर अगर ये काम कर रहा है और कोर्ट अगर ये काम कर रहा है, तो उसकी वजह से इवन पैरोल वाले जो हैं उनके मामलात भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। या तो पैरोल की हियरिंग्स की डेट्स नहीं आ रही, या फिर पैरोल की एप्लीकेशंस ही प्रोसेस नहीं हो रही। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हैं। अच्छा, इंटरडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी न किसी लेवल के ऊपर, किसी न किसी जगह के ऊपर, चाहते हुए या ना चाहते हुए, किसी न किसी किस्म का कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर लिया गया होगा। कोई ना कोई फैसला आपने ज़रूर किया होगा उस चीज़ को बेहतर या ना बेहतर करने का। अब वो रीज़न उसके कोई भी हो सकते हैं, उस पे बहस नहीं है, लेकिन शऊरी या गैर शऊरी तौर पे हम फैसला करते हैं कि हम ये इस काम को इस तरह से करेंगे या इस तरह से नहीं करेंगे। बताने का मकसद ये है। तो इस फैसले का आपके अपने ऊपर ही असर नहीं होता, या आपके अपने इदारे पे असर नहीं होता, उसका असर एक रिपल इफेक्ट आता है पूरे सिस्टम के ऊपर। Correctional administrator must make numerous decisions about the inmate placements. जो जेल के हमारे अफसरान हैं, इंचार्जेस हैं, उनको भी कई तरह के डिसीजंस लेने होते हैं, जिनके अंदर इनमेट्स या जो अफराद वहाँ पे कैद हैं उनकी प्लेसमेंट से मुतल्लिक हो सकता है। ठीक है जी। ऑल्दो कि उन्हें पकड़ने या छोड़ने के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है,
लेकिन उनकी प्लेसमेंट के ऊपर उनका इख्तियार ज़रूर है। तो ये भी एक तरह का उनके लिए वर्कलोड ही है, क्योंकि उसके लिए भी उनको इजाज़त चाहिए होती है। अच्छा जी, the complex tree of decision points that may be envisioned thus also depicts the interrelated nature of the component parts of the system such as police, prosecution, the courts। से हमने पहले बात की कि इस जब हम डायग्राम को अपने सामने रख के देखेंगे, जो मैंने कहा कि शुरू से अगर हम बनाएं रिपोर्टिंग ऑफ द क्राइम से लेके और वर्डिक्ट तक, तो हमें वैसे ही इसकी जो है ना इंटरडिपेंडेंसी और जो इंटर रिलेशनशिप है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाता है कि ये कहाँ कहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी। तो डिसीजन बाय अ विक्टिम टू रिपोर्ट और नॉट टू रिपोर्ट द क्राइम इज क्रिटिकल टू द एंटायर सिस्टम ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है शायद इस पूरी डायग्राम को अगर देखें तो आपको नज़र आएगी कि वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो डिसीजन है कि वो रिपोर्ट दर्ज करवाए या ना करवाए, वो आपके सारे क्रिमिनल जस्टिस का दारोमदार वहाँ पर है। आपके ख्याल में जो लोग अभी हमारे साथ मौजूद हैं, आपके ख्याल में ऐसी क्या वजूहात हो सकती हैं कि किसी के साथ कुछ मसला हो, कुछ प्रॉब्लम हो, उसके खिलाफ कोई जुर्म सरजद हुआ हो और वो ये ना चाहे कि उसने रिपोर्ट दर्ज करानी है? प्लीज़ बताइएगा, ऐसी क्या वजूहात हो सकती हैं? वो ये ऐसा डिसीजन क्यों लेगा? सर एक पार्टी पुअर है, एक रिच है, तो उन्होंने धमकी दे दी तो वो रिपोर्ट ही नहीं करवाएगा। अमीरी और गरीबी का फ़र्क है जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ताकत वर और कमज़ोर का फ़र्क है, बिल्कुल ठीक है। तो उसने ऐसा डिसीजन लिया इस फ़र्क को देख के? बिल्कुल सर, उसके फैक्टर्स हैं ना, उसकी फैमिली है, उसकी जान को खतरा हो सकता है, उस बेचारे ने सब्र कर लिया। उसने सोचा? बिल्कुल सर। ठीक है। और उसने कंपेयर किया कि मेरे लिए कौन सा फैसला बिल्कुल। मुनासिब है। मेरे लिए ये फैसला मुनासिब है कि मैं जाके रिपोर्ट कराऊं, या ये फैसला मुनासिब है अल्टरनेट। याद आया आपको अभी जो हमने बात की थी कि एक गोल हो सकता है, एक उसका अल्टरनेट हो सकता है। उस दोनों को जज करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, फिर आप अपना डिसीजन लेते हैं उसके अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन देख के। तो आपके पास गोल यहाँ पे क्या था? रिपोर्ट करवाऊं। अल्टरनेट क्या था? रिपोर्ट मैं ना करवाऊं। डिसीजन किस बेस पे लिया? सर किस इंफॉर्मेशन की बेस पे? सर विक्टिम विक्टिम जो था ना सर, उसके अपनी फैमिली और सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती, इसी वजह से उसने विथड्रा किया, कंप्लेंट नहीं की। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन उसके पास ये थी कि भाई ये लोग ताकतवर हैं, पैसे में ज्यादा हैं, असर और रसूख में ज्यादा हैं, इसका नताइज ये होंगे कि मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, मेरी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, मेरा करियर या मेरी नौकरी डिस्टर्ब हो जाएगी, या कारोबार डिस्टर्ब हो जाएगा। इसकी बेस के ऊपर उसने अल्टरनेट जो उसका डिसीजन था वो ले लिया, या अल्टरनेट जो गोल था उसका, उसने उसको अचीव करना मुनासिब समझा। ठीक है जी। तो ये इस तरह से प्रोसेस चलता है। और yet it is known that many or most crimes are not reported. This decision represents a somewhat neglected area of study, but we seek to examine available evidence concerning it before considering the decisions made by functionaries of the system. ये अगेन हमने एक एग्जांपल डिस्कस की है, ऐसी बहुत सारी और एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, बहुत सारी और रीजंस हो सकते हैं, गोल्स हो सकते हैं जिनको देखते हुए, सॉरी बैकग्राउंड फैक्टर हो सकते हैं जिनको देखते हुए ये इस तरह के डिसीजन ले सकता है। लेकिन समवट स्टडीज ये बताती हैं, रिसर्च ये बताती है कि ये एक नेग्लेक्टेड एरिया ही है। क्रिमिनल जस्टिस प्रैक्टिशनर्स हैव लिमिटेड टाइम टू मेक क्रिटिकल डिसीजंस। अब ये बात जो है मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो आपसे पूछना पड़ेगा कि जो आप डिसीजंस लेते हैं
क्रिटिकल डिसीजंस लेते हैं, स्पेशली जो ऑन जॉब डिसीजंस होते हैं, विच कुड मीन द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। मौत और जिंदगी की चॉइसेस भी उसके अंदर शामिल होती हैं, तो उनके लिए आपके पास वक्त इंतहाई कम होता है। तो ये कितना दुरुस्त है? जी जनाब। सर बिल्कुल, हमें 15 दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए मिलते हैं, तो उसमें हम जो है परफेक्ट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। कभी मोहलत लेते हैं, कभी इंटरिम चालान भेज देते हैं। इसलिए जब जज करते हैं हम, कभी कभी फाल्सिफायर भी हो जाती है। तो मेरिट्स डीमेरिट्स भी होते हैं, प्रेशर भी होते हैं। ऐसा ही। और ज़रूरी नहीं कि ये जो डिफरेंस है ज़िंदगी और मौत का, ये आपके लिए हो, ये उसके लिए भी हो सकता है जिसका केस आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन में कहीं कुछ खामी रह गई, तो किसी जो है बेगुनाह के साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी बात है। देयर इज नो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट इज फूल प्रूफ। फैसला साजी करते वक्त हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कुछ भी ऐसा प्रोसेस या कोई जिसको कहते हैं जादू की छड़ी नहीं है कि जो आपका आपको बिल्कुल ऐसे फैसले करने की सलाहियत दे दे कि जो फूल प्रूफ हों, जिनमें कोई खामी ना हो। इंसान है, खता का पुतला है, तो गलती सबसे हो सकती है, वो बात नहीं है। ठीक है, मगर तरबियत अपने आप को इस तरह से बेहतर बनाना, इस तरह से अपने आप को ग्रो करना, प्रैक्टिस के साथ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रहते हुए, दूसरे प्रोफेशनल्स जो आपके साथ के आपके कोलीग्स हैं, उनसे सीखते हुए, ठीक है, आप अपने आप को, अपने डिसीजंस को ज़्यादा बेहतर भी बना सकते हैं, और उसमें रैशनैलिटी और स्ट्रैटेजी के एलिमेंट्स जो हैं, उनको ज़्यादा उभार सकते हैं। ठीक है जी। तो आगे हम देखते हैं क्या है जी हमारे पास। अ, कुछ ये डिसीजंस लेते हुए या फैसला साजी करते हुए हम कहते हैं कि हमारे पास ट्रैप्स हैं। ये जो हैं हमारे पास फंदे हैं। ठीक है जी। तो इन फंदों से बचें, और ये डेली बेसिस पे हमारे सामने आ रहे होते हैं। चलें जी, सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। इमोशंस, जज्बात। ठीक है जी। तो ये जज्बात जो हैं, ये किस किस्म का फंदा हो सकता है? ये मैं अपना कॉलर ही ठीक कर रहा हूँ जी। तो जज्बात कैसा ट्रैप हुआ जी? कोई बताएगा आप में से? फैसला साजी में जज्बात ट्रैप कैसे बने, और मतलब कैसे आपको ये फंसा सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं? जी सर, जज्बात में हम फँस सकते हैं कि अगर कोई मुजरिम हो और वो हमें इनोसेंट दिखाने के लिए रो रहा हो, मिन्नतें कर रहा हो, और ऐसी जो है वो बिहेवियर ऐसा कर रहा हो कि हमें लगे ये तो मासूम है, इसने तो कुछ किया ही नहीं। ऐसा ही। हम अपने जज़्बात की तरफ चले जाएँ और उसका रोना-धोना और वो हमें जो है वो मुतासिर कर ले, तो ये तो फंदा हुआ फिर कि हमने इन्वेस्टिगेट कुछ किया नहीं, उस तरफ हमने देखा नहीं, यानी कि ब्लॉकिंग कर ली अपने आगे उसके इमोशंस को देख के। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त बात की है। अब इसको हम अगर 180 डिग्री के ज़ाविये पे उल्टा कर दें, एनीवन? ये जो अभी रोशन साहब ने बात बताई है, इसको 180 पे घुमाएँ, अब क्या नज़र आता है? फुरकान? अब ये नज़र आता है कि सामने से हमें
हम खुद भी सामने जो हमारे साथ अगर रंगमाली वाक़या है और सामने किसी ने इसको रंगमाल बनाया हुआ है, उसने किसी एक पार्टी को रंगमाल बनाया हुआ है, तो आप उससे भी खेल सकते हैं लाइक मेंटली, और आप उसको उसके जज्बात उभार के आप उससे डिसीजंस दिलवा सकते हैं, ऊपर से उसका आपको उसके सेफ जोन से ही बाहर ला सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू फुरकान, वैल्यूएबल फीडबैक फ्रॉम योर एंड एज वेल। अयाज अली साहब कह रहे हैं कि वी शुड नॉट बी इमोशनल, जज बॉडी लैंग्वेज एंड देन मेक डिसीजंस इम्पार्शियली। That is actually more inclined towards what I was trying to ask. कि देखें, वो इमोशंस आपकी तरफ ट्रांसमिट कर रहा है, वो प्रोजेक्ट कर रहा है आपके ऊपर, इन दोनों केसेस में जो फुरकान और रोशन साहब ने बताए, ठीक है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी किस्म के केस की नौइयत आपके इल्म में आई, मिसाल के तौर पे हम किडनैपिंग ही ले लेते हैं, किसी बच्चे के किडनैप होने के केस की आपके इल्म में आई चीज़, रिपोर्ट, और आपके इल्म में ये आ जाता है कि फलां ने किसी ने किडनैप किया है। अब उसने किडनैप किया हो या ना हो, जुर्म की नौइयत इस किस्म की है, क्योंकि ज़ाहिर है हम सब लोग माशाल्लाह जो हमारा बच्चों के साथ जराइम का बच्चों के साथ जराइम की जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, उन सब से उससे हम सब वाकिफ़ हैं। तो एक एंगर बिल्डअप हो जाता है हमारे अंदर, एक गुस्सा बिल्डअप हो जाता है, ठीक है, उस इंसान की तरफ जिसका नाम आ रहा है इसके अंदर, है जी। तो अब जब हम अरेस्ट के मौके पे पहुंचेंगे, तो ये जो हमारे इमोशंस हैं, चाहे वो दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी राइट प्लेस इन योर हार्ट, बट at that time your mind should take control, not your heart, not your emotions, ठीक है। whether or not you hate that person, you should treat that person according to the law, very simple as that, ठीक है, and you should investigate that crime according to the law. You should not involve any emotions in that case. इसी तरह ऐसे भी होता है कि हॉस्टेज सिचुएशंस में आप में से कितने लोग जो हैं उन्होंने क्राइसिस नेगोशिएशंस के कोर्स अटेंड किया हुआ? फुरकान? ऑल ऑफ देम। गुड। तो मतलब क्राइसिस और हॉस्टेज नेगोशिएशन से आप सब लोग वाकिफ हैं, ठीक है। तो उस सूरत में भी सामने से आपकी तरफ से देयर इज नो कोई लव लेटर आपको नहीं लिख रहे, ठीक है, कोई आपके साथ जो है उनका कोई दोस्ताना रवैया नहीं है, राइट, बट यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस, ठीक है। एंड वो आपने वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं करनी, डिफ्लेक्ट नहीं करनी रादर, जो वहां से आ रही है, ठीक है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, अच्छा जी, ये कैसे हमारे लिए ट्रैप हो सकता है हमारी डिसीजन मेकिंग में? सर इसमें ये होगा कि अगर आपको पता चला, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, आप एसएचओ हैं, आपको पता चले फिलान जगह पे जो एक डाकू बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ पे आपको दूसरी इंफॉर्मेशन मिले, डाकू तो बैठा हुआ है लेकिन ये कंफर्म नहीं है एक है या 10 है, और आपको ऐसी भी इंफॉर्मेशन मिली है, मिस इंफॉर्मेशन जो बोले हैं कि ये फिलहाल बंदे अपने जो है गलत अपनी मकासद हासिल करने के लिए आपको कहीं गलत जगह रेड कराना चाहते हैं, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन अलग-अलग हो गई। तो इसमें ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से आप डिसीजन नहीं कर पाते कि मैं जो है वो रेड करूं या नहीं, और उसी जगह पे जाऊं या नहीं जाऊं। आई थिंक ये बुल्सआई जिसको कहते हैं ना, वाहिद साहब ने वो मिसाल दी है, ऐसी बात है, बहुत ज़्यादा और बहुत जिसको कहते हैं मुख्तलिफ आपके पास पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन इकट्ठे हो गए, उसमें तो हो सकता है कुछ बिल्कुल ही यूजलेस हों, आपके इस्तेमाल के ही ना हों, लेकिन दे आर स्टिल देयर एंड यू आर कंसिडरिंग देम वन वे और अनदर, ठीक है।
तो उन सारी चीज़ों को जब आप इधर उधर देखेंगे एंड देन you will have very you'll find it very difficult to take a decision. इसका मुकाबला भी किया जा सकता है, वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए you need to keep your information precise. Selective perception, ठीक है जी। सेलेक्टिव परसेप्शन जो है, इसको अगर मैं कहूँ तो जो मैंने आपसे अभी बात की थी 2 मिनट पहले 180 के ज़ाविये की, ठीक है जी, कि 180 का ज़ाविया जो है वो बनाएं, तो ये समझ लें ये वही चीज़ है, ठीक है, कि आप अगर एक ही ज़ाविये से एक ही तरह से किसी चीज़ को देखेंगे, ठीक है, तो और बाकी उसके एंगल्स को इग्नोर कर देंगे तो आप उसके अंदर फंस सकते हैं, उस डिसीजन मेकिंग में आपसे गलती हो सकती है। तो हमेशा तस्वीर के वो कहते हैं ये दोनों रुख आप देखें, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले जो ये मिसाल दी थी इन्होंने छापा मारने वाली, कोई क्रिमिनल बैठा है, आपने पकड़ने जाना है, ठीक है, तो अब उसमें तस्वीर के क्या-क्या रुख हो सकते हैं, ये आप ही लोग बता सकते हैं, क्या ख्याल है? उसी को लेके बात करें? चलें, आगे चलते हैं। उसके बाद है ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस अगर आप हैं, आप कहते हैं मेरा तो मेरी डिसीजन मेकिंग बड़ी अच्छी है जी। मेरी तो सोची हुई बात गलत होना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप और किसी ट्रैप में नहीं फँसेंगे, आप अपने ही ट्रैप में खुद ही फँस जाएँगे। क्योंकि आप बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करके जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आएगी, पहला डिसीज़न आपके ज़हन में आएगा, यानी वो जो अल्टरनेट की बात हो रही थी, इन्फॉर्मेशन एनालिसिस की बात हो रही थी, उसको छोड़-छाड़ के और आप जो है हेड ऑन एक ही चीज़ को पकड़ेंगे और उसको लेके चल पड़ेंगे। ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंट होके। जी जनाब। तो इसके बाद है हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग, जो क्या हो सकते हैं। अब ये बीइंग समवन फ्रॉम द लॉ एनफोर्समेंट, it could be loss of innocent life, it could be monetary cost to the institutions that you belong to, in this case Sindh Police. It could be public scrutiny. Your incorrect decisions may call for scrutiny, for further investigations from other departments, civil departments. नेगेटिव पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक ओपिनियन पोल्स जो हैं वो अच्छे ना आए, आपके अगेंस्ट आए, आपके इमेज के खिलाफ आए इदारे के। लॉस ऑफ द जॉब, PTSD, इट्स अ डिसऑर्डर, ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में आता है, और उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम्स। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ओवरऑल एक पैकेज है कॉन्सिक्वेंसेस का, नताइज का, कि अगर आपने गलत फैसले लिए हैं या लेते हैं या लेने की आदत में हैं, तो ये नताइज से आपको दो चार होना पड़ता है। एक पॉइंट रह गया हमारा, दैट इज फ्रेमिंग। फ्रेमिंग के अंदर इज बेसिकली आप कह लें कि ये हमारा एक कंस्ट्रक्ट है, एक प्री कंसीव्ड हमारी पहली सोच है, ठीक है, जो हमने पहले ही किसी चीज़ के बारे में कायम कर लिया है, एक राय, ठीक है।
ये सेलेक्टिव पर्सपेक्टिव से कैसे अलग है? ये सेलेक्टिव पर्सपेक्टिव से इस तरह से अलग है कि आप सेलेक्टिव पर्सपेक्टिव कहते हैं कि आपने पहले ही सोच लिया है कि इस जुर्म की इन्वेस्टिगेशन मुझे इस नुक्ता नज़र से करनी है, ठीक है? फ्रेमिंग ये है कि उस इन्वेस्टिगेशन को करते वक़्त आपने मुख्तलिफ पॉइंट्स के बारे में अपनी राय पहले से कायम कर ली। मिसाल के तौर पे औरत है तो ये तो कमज़ोर है भाई, ठीक है? अ, इसको जो है मैं क्या शामिल तफ्तीश करूँ, ठीक है? जिसका मर्डर हुआ है मिसाल के तौर पे वो तो इतना भारी भरकम आदमी है, ये कैसे उसको मार सकती है वग़ैरह, वग़ैरह। तो इस किस्म की जो चीज़ें आप पहले से कॉन्स्टिट्यूट अपने ज़हन में करके कह लें कि एक गैर इरादी तौर पे अपने ज़हन में पहले ही वो डिसीज़न उनके बारे में ले चुके होते हैं, ये उसके बारे में है फ्रेमिंग, ठीक है जी? तो हमारे पास जो टिप्स हैं इसके बारे में इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग की वो ये हैं कि लुक एट अ सिचुएशन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड एंगल्स टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, वो जो जहाँ बात हो रही थी ना पर्सपेक्टिव, सिंगल पर्सपेक्टिव से देखने की, तो ये उसका उलट आप काम करें कि एक सिचुएशन को, एक चीज़ को जितने ज़्यादा एंगल्स से, जितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव से अ, उल्टा सीधा करके हर तरह से आप देख सकते हैं, देखें ताकि सॉल्यूशंस का आपके पास मैक्सिमम ऑप्शंस आ सकें। ठीक है जी। Evaluate the situation to identify threats and non-threats. Try to make logical decisions about how to react appropriately. सिचुएशन को आप लार्जर जो कैटेगरी है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वो थ्रेटनिंग है या नॉन थ्रेटनिंग है, ठीक है? और फिर उसके हिसाब से उसको डील करें, उसके हिसाब से उसके बारे में डिसीजन मेकिंग करें, ठीक है? ऑब्वियसली जो थ्रेटनिंग सिचुएशंस हैं उसमें आपको जो है डिसीजंस ऐसे डिवाइस करने होंगे जो इमीडिएट लेवल के होंगे और उनके अंदर आपको ज़्यादा एफर्ट पुट करनी होगी। जो नॉन थ्रेटनिंग है उसमें माइल्ड, डिलेड ये सारी आप चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। विजुअलाइज़ हाउ सिचुएशंस विल प्ले आउट बिफोर एक्टिंग। सोचें, इमेजिन करें, अपने सामने होता हुआ देखें कि अगर आप ये डिसीजन लेते हैं, ये फैसला लेते हैं, तो इसके बाद जो चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा वो क्या होगा, ठीक है? तो वो पूरी सिचुएशन आपके सामने एक जैसे फ़िल्म चलती है उस तरह से आप उसको विजुअलाइज़ करें। तो ये भी आपको हेल्प आउट करेगा ऑब्वियसली इसके लिए, लेकिन आपको एक अच्छा भरपूर जिसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन डोज, ओवरलोड नहीं, डोज चाहिए। तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतना ही बेहतर तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हैं। ऑल्दो विजुअलाइजेशन also helps to identify what sort of information you may find missing based on which you want to make decisions। खैर, तो challenge the assumptions about a situation, ठीक है जी। अ, एक मिसाल के तौर पे केस ले लें अगर आप, कि जो किडनैपिंग की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, कि जी वो अज़म्पशन ये थी कि जो नौकर है उनका, उसने मिसाल के तौर पे उसने किडनैप किया है बच्चे को। तो क्या ज़रूरी है कि वो नौकर ही हो? वो कोई और भी क्यों नहीं हो सकता? तो जब तक आप इस अज़म्पशन को चैलेंज नहीं करेंगे, आप दूसरे, अगेन पॉइंट नंबर 1 पे जाएँ, पर्सपेक्टिव्स और एंगल्स को एक्सप्लोर नहीं कर सकेंगे, ठीक है? सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट अगर आपने पहला पॉइंट या पहले वाला जो टिप है उसको इस्तेमाल करना है। In situations that allow it, solicit advice and guidance from colleagues। तो गलती सबसे हो सकती है,
हर आदमी हर वक्त ठीक नहीं हो सकता और मदद मांगने में कोई बुराई नहीं। अगर आपको लग रहा है कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो वारंट करती हैं आपके हिसाब से कि वो आपके हाथ में नहीं है इस वक्त, तो अपने सीनियर्स, अपने कोलीग से एडवाइस मांगिए, गाइडेंस मांगिए। ठीक है जी, आ जाए आगे। Make decisions about what information is most important and strive to commit that to memory. जो इंफॉर्मेशन आपके पास, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो बात की थी ना, जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड के बारे में, तो जब इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत हो तो आप उसमें पिक एंड चूज करें कि इसमें से ज़रूरी कौन सी है, अहम कौन सी है, और कौन सी यू डीम टू सेट असाइड। इसको बस परे ही रखो, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे किसी काम आने वाली नहीं। ठीक है? और जो ज़रूरी हो आप उसको याद रखें, याद कर लें। ठीक है? ज़हन में बिठा लें ताकि कभी भी आगे उस वक़्त के अलावा उसी सिचुएशन में आप जाएँ तो आपको रिकॉल करना आसान हो, और मज़ीद ये कि आपको अपने फ़ैसले के तमाम जुज़ियात से मुकम्मल आगाही हासिल हो। Beware of be aware of the emotions and acknowledge them before making a deliberate shift to logical decision making. हमने शुरू में बात की कि इमोशंस जो हैं उनसे हमें अपने आप को बचा के रखना है। सॉरी, इन इमोशंस को अपने फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने देना। बात यह है कि इमोशंस मौजूद तो हैं, हम असरअंदाज ना होने दें तो एक अलग बात है, लेकिन हमें उनको एक्नॉलेज ज़रूर करना चाहिए। हमें अपने आप को ये ज़रूर बता देना चाहिए कि मैं इस वक़्त महसूस क्या कर रहा हूँ, फ़ील क्या कर रहा हूँ। मैं गुस्से में हूँ, हाँ, मैं गुस्से में हूँ। या मैं गमगीन हूँ, हाँ, मैं गमगीन हूँ। मगर ये केस ये है, और मुझे अपने गम या अपने गुस्से से हट के सोचना है। ये चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, ये फीलिंग्स मेरी, ये मेरी महसूसात अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन सोचना मुझे इन्हें अलग रख के है। फ़ोकस मुझे किस चीज़ पे करना है, मुझे इन्फॉर्मेशन पे फ़ोकस करना है। मुझे मेरी मालूमात पे फ़ोकस करना है, मुझे इन हालात पे फ़ोकस करना है जो मेरे सामने मौजूद हैं, जिनके अंदर मेरी ज़रूरत है। इसके लिए मुझे लॉजिक चाहिए, मुझे जज़्बात नहीं चाहिए। ठीक है जी? तो प्रैक्टिस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स with colleagues in order to transmit messages and how to respond to a situation. ओके जी। तो कुछ ज़बानी या गैर ज़बानी इशारे, कोड वर्ड्स जिसको कहते हैं, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें अपने साथियों के साथ, जो आपके कोलीग्स, ख़ास तौर पे वो कोलीग्स जिनके साथ आप ड्यूटी पर होते हैं। वो आपके सेम पुलिस स्टेशन में हैं, या फिर वो आपके साथ किसी एक पर्टिकुलर मिशन के ऊपर हैं, फील्ड में हैं, ताकि किसी किस्म की क्राइसिस सिचुएशन के अंदर आपको उनके साथ कम्युनिकेट करने में आसानी हो। ठीक है? आप उनको इशारतन भी ज़बानी बगैर बोले भी अपना मैसेज कन्वे कर सकें, ताकि उनको उनके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो अपनी फ़ैसला-साज़ी उसके ऊपर कर सकें। ठीक है जी? और ऑब्वियसली यही चीज़ जो है ये आपके साथ है। आप जब अपने साथियों के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी इस काबिल होंगे कि आपको वर्बली या नॉन वर्बली किसी किस्म के भी मैसेजेस दे सकें। ठीक है जनाब। हाँ, तो अब हम आगे चलते हैं, और ये बेसिकली हमें ये बता रहा है कि एक डिस्कशन का मौका है। तो मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो हमारे
पार्टिसिपेंट्स हैं कि आप किसी सिचुएशन के बारे में सोचिए, ठीक है? ख्याल कीजिए कि जिसमें आपको, और सिचुएशन आपकी जॉब के हवाले से, ठीक है? बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, सबसे पहले आप ये सोचें कि आप किस किन सेटिंग्स में अपने आप को देखना चाहते हैं। थाने में, या आप फील्ड में देखना चाहते हैं आपको, इन दोनों में से, या आप अदालत में अपने आप को देखना चाहते हैं। तो इन 3 में से कोई एक जगह आप सेलेक्ट कर लें अपने ज़हन के अंदर, ठीक है? और उसके बाद आप ये सोचें कि वहाँ पे आपको किस किस्म का फैसला साज़ी करने की ज़रूरत महसूस होती है, जो डेली बेसिस पे आप कर रहे होते हैं, या एटलीस्ट रेगुलरली आप कर रहे होते हैं, अगर डेली बेसिस पे नहीं भी कर रहे होते। तो ऐसे तमाम जो डिसीजंस हैं उनको ज़रा अपने दिमाग में रिकॉल करें, और किसी एक को आप चूज़ कर लें, ठीक है? और ये देखें कि उसको आप किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, ठीक है जी? बात मेरी समझ में आ गई है? और फिर हमारे साथ यहाँ शेयर करें। डिस्कशन लंबी तो नहीं हो गई ये वाली? इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटते हैं? चलें जी। ओके। पहले सेटिंग का इंतखाब कर लेते हैं जी। कोर्ट रूम, पुलिस स्टेशन, या फिर फील्ड? नहीं सर, जाग रहे हैं, आप रिपोर्ट करते हैं। हमने सिचुएशन दिया है सर कि एज ए ड्यूटी अफसर थाने के अंदर ही। ठीक है जी। रईस साहब ने चूंकि पहल की है, तो एज ए ड्यूटी ऑफिसर थाने के अंदर। ठीक हो गया जी। सेटिंग हमारे पास आ गई। तो थाने के अंदर मौजूद हैं, ड्यूटी ऑफिसर्स हैं। अब ये अपने जहन में ज़रा सोचना पड़ेगा आप लोगों को कि फैसले आप किस किस्म के ले रहे होते हैं, और उसमें से कोई एक फैसला जो है आप पिक कर लें। डिसीजन, डेली डिसीजन मेकिंग जो आप करते हैं, उसमें से कोई एक चीज़ आप पिक कर लें और वो हमारे साथ शेयर कर लें। वो ज़हीर साहब भी कर सकते हैं, और भी कोई कर सकता है। हाँ जी सर, ज़हीर जैसे साहब। थाने के अंदर बैठे हुए कंप्लेंटेंट हमारे पास आते हैं तो ज़ाहिर बात है उनको सेटिस्फाई करना है। अगर कोई भी आदमी थाने के अंदर आता है तो खुशी से नहीं आता, कोई ना कोई मजबूरी होती है, क्या किसी के साथ कोई ऑफेंस हुआ होता है, कोई वाक़या होता है, तो वो लोग ज़ाहिर बात है रिपोर्ट कराने हैं। तो सबसे पहले तो उसको मुतमईन करना है, उसको सेटिस्फाई करना है, उसकी बात हमें तामुल से सुननी है। उसके सुनने के बाद ज़ाहिर बात है फिर उसको तसल्ली देने के बाद जो भी ऑफेंस उसके साथ हुआ है उसको शेयर करके उसको मुतमईन करके वहाँ से भेजें, ताकि वो पब्लिक में जाए तो अच्छा रिस्पॉन्स पाए पुलिस ऑफिसर का, भाई उन्होंने हमारे साथ ऐसा सलूक किया है, अच्छा तरीके से पेश आए और हमारी पूरी बात सुने। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी अच्छे तरीके से उसको, जो कंप्लेनेंट है उसको रिसीव करना और उसकी बात को सुनना, ये आपका पहला डिसीजन है। आपका वो डिसीजन है जो सबसे आपको लगता है कि सबसे सही है, सबसे बेहतर है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि दोबारा अपने ज़हन में ये जितने भी आपके डेली डिसीजन मेकिंग है, इसको दोहराएँ, और ये बताएँ कि इनकरेक्ट डिसीजंस आप लोग कौन से लेते हैं? तो सारे फैसले दुरुस्त तो नहीं होते होंगे ना? किसी न किसी फैसले के ऊपर खिंचाई हो जाती होगी, आपको खुद लगता होगा यार मैंने गलत कर दी। हाँ सर, हमारा अगर बिहेवियर सही नहीं होगा कंप्लेंटेंट के साथ, या कोई ऐसी बात हो गई या हम अपने परेशानी में होंगे या कंप्लेंटेंट हमारे पास आता है या उसको कहेंगे भाई ये चीज़ नहीं, ये चीज़ करनी है, आपने गाड़ी खड़ी की तो उसको लॉक क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, तो ज़ाहिर बात है उस पर क्या कम रिपोर्ट कराने के लिए आए हैं। दूसरा ये है कि ये हमें डांट रहे हैं या कुछ हमारे साथ वो कर रहे हैं, इनका बिहेवियर बिल्कुल सही नहीं है हमारे साथ। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, मगर आदमी को चाहिए कि बिल्कुल तहम्मुल से, इत्मीनान से, जज्बात में नहीं आए, पहले सामने वाले की बात सुने
सामने वाले की बात सुनने के बाद उनको बताएं कि देखें आपको चाहिए था कि जब आप अपने बाइक खड़ी करके, एक मिसाल है सर, अपनी बाइक खड़ी करके जा रहे हैं तो काइंडली आपको चाहिए था इसको लॉक करके जाते, ताकि ये फिर परेशानी आपको नहीं उठानी पड़ती। बिल्कुल ऐसे ही है सर। मुजाहिद साहब, आपने हाथ रेस किया हुआ है। सर मैं बिल्कुल जाग रहा हूँ। चलिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कंट्रीब्यूट क्या करना चाह रहे हैं आप, बताइए। सर मैं एज ए ड्यूटी अफसर बैठता हूँ थाने में, जी जी। और बिल्कुल ऐसा ही है, लोग जो आते हैं हमारे पास इंसाफ के लिए, मदद के लिए, और इसलिए आते हैं कि उनका मसला हल किया जाए, उनको सुना जाए, उनको इज्जत एहतराम दिया जाए, यही हमारा काम है। ठीक है, और गलती क्या होती है इस काम में जी? जी सर। तो गलत भी इस काम में होता है या सब ठीक सर कर जाते हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल इंसान है, चूंकि गलती का पुतला है, बिल्कुल गलतियां भी बाज़ दफ़ा हो जाती हैं, और बाज़ दफ़ा जो है वो सीनियर से मशवरा भी लेते हैं, अपने उस्तादों से मशवरा भी लेते हैं। ज़ाहिर है, कोई जो पुलिस का काम जो भी जिस हद तक भी मैंने या किसी ने भी कोई सीखा होता है, तो कोई उसको अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझता। आदमी हर वक्त सीखने के मराहिल में होता है, तो बाज़ दफ़ा बिल्कुल। ऐसा हो जाता है, गलतियां भी हो जाती हैं, उसमें सर्जिश भी सुननी पड़ती है, ऐसी बातें उसको बाज़ दफ़ा सही भी करना पड़ता है, कंप्लेनर को बुला के जो है फिर दोबारा मतलब डिसीजन भी लेना पड़ता है, इस तरह भी होता है। ठीक हो गया। तो कैसा लगता है जब कोई सही फैसला, आपने कोई फैसला किया हो और वो सही निकले, कैसा महसूस होता है उससे? सर खुशी महसूस होती है, ज़ाहिर है अफसर जो है एसएचओज हैं, डीएसपी जो भी ज़ाहिर है बाला अफसरान होते हैं, और जब बंदे को जो है रिस्पॉन्स मिलता है और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और शाबाश मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। और जब कोई फैसला गलत साबित होता है? जब गलत साबित होता है तो जाहिर है उसके ऊपर फिर वो लानत मलामत मिलती है, तो उस पर अफसोस भी होता है, उस पर उसमें सीखने का मराहिल भी होता है, अपनी गलती का ये तो एहसास भी होता है कि हाँ, कि वाकई यार ये मैंने अगर गलती ना करता, ये मुझसे गलत ना होता, तो ना ही मुझे किसी की बात सुननी पड़ती और ना ही जो है वो होता, तो उससे अमूमन लोगों को लोग नेगेटिव सोच में ज़्यादा जाते हैं, लेकिन उसमें सोचना ये चाहिए हमें कि यार इसके ऊपर आइंदा जो है हमारे से ऐसा ना हो, ऐसी गलती ना हो, और इसके ऊपर जो है वो उस मतलब उसमें भी थोड़ी सी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए कि मेरी गलती अगर ना होती, मुझसे ये ना होता, गलत फैसला या गलत काम ना होता, तो इसकी तरफ जो है वो आइंदा तवज्जो देनी है ताकि आइंदा ऐसा ना हो। बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की है सही साहब। और ये बड़ी पते की बात है कि बजाय इसके कि ये सोचें कि और किस किस की गलती थी, सबसे पहले अपनी गलती तो मान लें, खुद से ही मान लें ईमानदारी से कि भाई यहाँ पे मैं गलत था, मुझसे यहाँ ये मिस्टेक हो गई है। हो गई अब है हो बिल्कुल। गई है, तो अब मैं इसको आइंदा कैसे रोक सकता हूँ, मैं इसको ठीक तरीके से कैसे कर सकता हूँ फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, कि ये मामला दोबारा ऐसे से इस तरह ना हो, कैसे कैसे मैं इम्प्रूवमेंट लेके आ सकता हूँ। अब चाहे वजह कोई भी रही हो, वो टेक्निकल थी, वो पर्सनल थी, कुछ भी थी, ठीक है जी। तो ये असल बात है कि आप इम्प्रूव अपने आप को कैसे करें, वो सीखना जो है उस मिस्टेक से, ये इसका ओवरऑल पर्पस है। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच। अब आगे चलते हैं। अ, अगला हमारा टॉपिक है जी वैल्यूज़। वैल्यूज़ हमने शुरू में बात की कि ये हमारे पास जो है एक बीइंग ह्यूमन बीइंग, हम सोशल एनिमल्स हैं। हमारी जो आदत में है कि हम दूसरों के साथ मिल के रहें, अमन अमान से रहें, चैन सुकून से रहें, ठीक है। ये दूसरों के साथ मिलजुल के रहना, ये स्टेबल होगा, ये एक दूसरे के
तरफ एहतराम से होगा, तो हम रिलेशनशिप भी बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। और ये रिस्पेक्ट किन चीज़ों पे देनी पड़ेगी हमें, ये हमें उनके बिलीफ सिस्टम को देनी पड़ेगी, उनके वे ऑफ लाइफ को देनी पड़ेगी, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे देनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें हम इसमें से उनसे शेयर भी करते हैं। उस इसको शेयर करने की वजह से हम कुछ सोशल पार्ट के, कुछ सोशल ग्रुप्स के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, कुछ से ज़रा फासले पे होते हैं, लेकिन रह साथ ही रहे होते हैं। तो दीज आर नोन, ये जो हम बात कर रहे हैं जिन चीज़ों को रिस्पेक्ट करने की, प्रिंसिपल्स, बिलीफ सिस्टम्स और वेज ऑफ लाइफ, इनको हम कहते हैं कंबाइन करके वैल्यूज। ठीक है, और ये हमारी सोशल ग्रोथ में, एवोल्यूशन में बड़ा अच्छा रोल प्ले करती हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखें कि ये जो रोल प्ले करती हैं वो तो करती हैं, लेकिन ये खुद भी ग्रो होती हैं, इवॉल्व होती हैं, मतलब बदलती जाती हैं। अगर आज से आप 70 साल पहले चले जाएं, तो जो, या 70 साल पहले आप ना भी जाएं, आप 40 साल पहले चले जाएं, 50 साल पहले चले जाएं, तो जो हमारे प्रिंसिपल्स, बिलीफ सिस्टम्स या वेज ऑफ लाइफ थे, अब तमाम के तमाम वैसे नहीं है, उनमें बदलाव आया है, तब्दीली आई है, चेंज आया है। ठीक है, और इसकी वजूहात बहुत सी होती हैं, बहुत सी हो सकती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वक्त है, वक्त के साथ टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से तो और दूसरी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, मतलब ये कि कांस्टेंट नहीं रहती हैं, बदलती रहती हैं। ठीक है, हमारा काम ये है कि हम रिस्पेक्ट करें दूसरों की इसमें। They ground us and challenge us as individuals as well as collectives. By adopting the right values, we can create the kind of life that is most true to ourselves. बेहतरीन वैल्यूज़ का इंतखाब करके जो ज़िंदगी हम जीते हैं, उसमें हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसमें हमें सबसे ज़्यादा इत्मीनान मिलता है। इनर पीस, अंदरूनी सुकून जो आपको आता है, वो किस तरह की वैल्यूज़ को, वे ऑफ लाइफ को, बिलीफ को, असूलों को इख्तियार करके आता है, वो ऑब्वियसली हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ने ऐसी वैल्यूज़ को इख्तियार किया जो आप के साथ मर्ज होती हैं, आपके साथ, आपकी तबीयत के साथ वो जो हैं वैल्यूज़ मुताबिकत रखती हैं, तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत बेहतर लगने लगती है आपको। वैल्यूज़ जो हैं वो हमें इन चेक रखती हैं। ठीक है, एज एन इंडिविजुअल भी, और एज अ ग्रुप ऑफ पीपल भी। ठीक है जी, इन चेक कैसे रखती हैं? हम जब भी, जैसे हमने शुरू में बात की कि जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, तो उस डिसीजन को जो हम सबसे पहले परखते हैं, वो हम अपनी वैल्यू सिस्टम के ऊपर परखते हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले आपके ज़हन में जो सही और गलत का तय हुआ है, एक अक्स छपा हुआ है कि ये चीज़ सही होगी, ये चीज़ गलत होगी, तो आप उसी के ऊपर परखेंगे पहले अपने डिसीजंस को। तो उसके अंदर भी इनका बड़ा रोल है डिसीजन मेकिंग के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें मॉरल वैल्यूज़ की। अच्छा जी, मॉरल वैल्यूज आर द बिहेवियरल प्रैक्टिसेस, गोल्स एंड हैबिट्स व्हिच आर वैलिडेटेड बाय द सोसाइटी वी आर पार्ट ऑफ। ठीक है, यानी जो सही और गलत की हमने शुरू में बात की आसान ज़बान में, ये सही क्या है, गलत क्या है, ये हमें कौन बताता है जी? हमें सोसाइटी बताती है जिसका हम पार्ट होते हैं। ठीक है, वैसे तो इंडिकेटर अल्लाह ताला ने अंदर रखा हुआ है सबके अंदर हमारे। वो जो लाइट जलती है ना कि जी ये सही काम नहीं कर रहे, या वो जो रेड लाइट जलती है और जो ग्रीन लाइट जलती है कि हाँ भाई ये काम ठीक है,
ये इसके अंदर मुझे इत्मीनान रहेगा, ये मेरा डिसीजन ठीक है। ठीक है, तो ये हम सीखते जहाँ सोसाइटी से हैं, कुछ इनबिल्ट भी होती हैं हमारी, तो ये मॉरल वैल्यूज़ का हमारे हिस्सा हैं। ठीक है जी, चीज़ें दिस सेट ऑफ वैल्यूज typically becomes embedded in our behaviors through a long process of observation, education, conditioning, social guidelines. Usually these are universal in nature, may not vary in different parts of the world. अमूमी तौर पे ये सेम होती हैं। जैसा मैंने कहा कि सही और गलत की बहुत ज़्यादा तमीज़ नहीं है। सबको सभी जगह दुनिया में हर जगह पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और ये हम सोसाइटी से सीखते कैसे हैं, ये जो हमारी पूरी ज़िंदगी छोटे होने से लेके अब तक हम जीते हैं, ठीक है, इसमें हम देखते हैं। हमारी एजुकेशन जो हमें दी जाती है उसमें बताया जाता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हमें सिखाया जाता है। और फिर जब हम दूसरों से बातचीत करते हैं तो उसमें हमें ख़ास तौर पे अपने जो बड़ों से बातचीत करते हैं उसमें हमें वो गाइडलाइंस मिलती हैं कि जी ये चीज़ ठीक है, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो कुछ ये बात करके आप सीखते हैं, कुछ आप डांट खा के सीखते हैं, और कुछ आपको सिखाया वैसे ही जाता है। ठीक है, कुछ आप देख के सीखते हैं। For instance, no matter which community, religion, or region you belong to, moral values such as truthfulness, loyalty, courage, faith, honesty will be equally respected almost everywhere. तो अगर आप देखें कोई सी भी कम्युनिटी से आपका ताल्लुक हो, किसी भी मजहब से या किसी भी इलाके से आप ताल्लुक रखते हो, मॉरल वैल्यूज जैसा कि सच्चाई, वफादारी, बहादुरी, या ईमान, ईमानदारी, ठीक है, ये ऐसी हैं जिनकी हर जगह पे ही हर कोई रिस्पेक्ट ही करेगा। ठीक है जी। मॉरल वैल्यूज एंड डिसीजन मेकिंग। Our life's flow is directed by the decisions we make on a daily basis. However, these decisions are governed by our values. Since the values differ from one person to another, people make different decisions and have different life outcomes. The purpose of a decision is to meet our personal or organizational needs. Decisions we make are directly influenced by the values and beliefs we hold dear. When a person takes an individual decisions, they reflect on things, they mean something to them. ठीक है जी। तो जो भी हमारी लाइफ है, ठीक है जी, वो हमारे डिसीजंस से मुतासिर होती है, जाहिर सी बात है। हम उठते हैं, आंखें खोलने का हमारा डिसीजन होता है, बिस्तर से उतरने का हमारा डिसीजन होता है, उतर के किचन में जाना है या बाथरूम जाना है, ये हमारा डिसीजन होता है। ठीक है जी। तो ये सारे छोटे छोटे हम डिसीजन लेते हुए लाइफ अपनी गुजारते हैं। तो ये डिसीजन जो हैं ये ऑल्दो हमारे गवर्नड हैं वैल्यूज से। ठीक है, उतरना है तो सीधी तरफ से उतरना है, उल्टी तरफ से उतरना है, ये हमें हमारा मतलब बता रहा होता है। ठीक है, कई मामलात में उसके बाद उठते साथ आपने कोई दुआ पढ़नी है, अगर मतलब बता रहा है जी। ठीक है, आपने घर वालों के साथ नाश्ता करना है, ये सोसाइटी बताती है आपको आपकी। ठीक है जी, कम्युनिटी बताती है आपको आपकी, वगैरह वगैरह। ठीक है, अ, तो ये वैल्यूज थोड़ी थोड़ी फर्क होती हैं, हो सकती हैं दूसरे लोगों से। हर एक की बिल्कुल एक जैसी भी नहीं हो सकती, हो सकता है एक्सटेंट का फर्क हो, कि किस हद तक हाँ मैं सच्चाई का साथ देने के लिए तैयार हूँ। कुछ लोग कम, कुछ लोग ज़्यादा। ठीक है जी। तो ये थोड़ा थोड़ा सा उनके डिसीजंस में ही फ़र्क डालती हैं, जो कि उनकी ज़िंदगी के जो नताइज हैं उन पे इफ़ेक्ट ऑब्वियसली करते हैं। ठीक है जी। इन डिसीजंस का अगर मैं बात करूं तो मकसद यही है कि हमारी
पर्सनल और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स हैं उनके ऊपर असरअंदाज हो। ठीक है, उनके अंदर जो है हमारी सॉरी उनकी जो नीड्स हैं हमारी ज़ाती या हमारी इदारे की, वो हम पूरी कर सकें। राइट। जब भी हम कोई इंडिविजुअल डिसीजन लेते हैं तो ये हमारे वैल्यूज़ और बिलीफ से जिनसे हम इंस्पायर्ड हैं लाजमी तौर पे इन्फ्लिक्ट अफेक्टेड होते हैं। ठीक है जी, यानी उनके असर में रहकर ही हम वो डिसीजन ले रहे होते हैं। अगर हम पिछले अपनी जो 2 मिनट पहले ड्यूटी सेशन के अंदर एक सिचुएशन हमने क्रिएट की थी, उसको अगर हम याद करें तो आप में से कौन ये बता सकता है कि जो अच्छी एग्जाम्पल थी, यानी जिसके अंदर उनकी हेल्प की, आने वालों की उनकी मदद की गई, उनकी बात सुनी गई, तो किस किस्म की जो वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़, वो उसके अंदर शामिल रही होंगी उसके पीछे? इस पे कोई रोशनी डाल सकता है जी? वो जो कस्टमर आपका था या जो कंप्लेनेंट था जिसको आपने मुतमईन किया, उसको आपने अच्छे तरीके से ट्रीट किया, वो कौन सी मॉरल वैल्यूज़ थी जिसके तहत आपने ये कारनामा सर अंजाम दिया? ज़हीर साहब, हुक्म। हाँ सर, जब भी कंप्लेंट हमारे पास आया, हमने इनको मुतमईन किया, सेटिस्फाई किया, तो ज़ाहिर बात है कोई परेशानी के आलम में थाने आया था। उनके मैंने मिसाल दी थी सर, उनकी बाइक वगैरह ज़ाहिर बात है चोरी हो गई थी, वो जल्दी में थे हम। तो ये नहीं कि एक पुलिस अफसर होने के नाते उसके ऊपर चढ़ जाएँ कि भाई आपने बाइक के लॉक क्यों नहीं किया, कैसे खड़ी की थी, कैसे चली गई। तो सर उन्होंने कहा कि भाई ज़ाहिर बात है मुझे मजबूरी थी, मैं अपनी वाइफ को लेके आया था, उनकी तबीयत मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब थी, मैं जल्दी में उसको बाइक को लॉक करना भूल गया था। तो अगर आप उसको सेटिस्फाई करेंगे, मुतमईन करेंगे, तो उसका आधा जो परेशानी है वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो बिल्कुल, कहीं वो तो दूसरी जगह यानी जाएगा तो लाज़मी बताएगा। अच्छे जी तरीके सर। से बातचीत, दूसरे लोगों से नाइसली पेश आना, उनके साथ खुश इखलाकी से पेश आना, ये वैल्यू रही होगी, खुश इखलाकी यानी। जी सर, ज़ाहिर बात है वो कहीं भी जाएँगे तो अपना बयान करेंगे या मैं फलाँ थाने में गया था, एक ड्यूटी अफ़सर से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मेरे साथ अच्छा तरीके से पेश आए, अच्छे तरीके से मुझे मुतमईन किया, मेरी FIR वगैरह लॉन्च की, तो मैं उनसे बड़ा सैटिस्फाई हुआ। तो तो दूसरे लोगों ज़हीर में से साहब, मैं लाज़मी जाएगा सर। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपका भी और पुलिस का भी। तो ज़हीर साहब ये बताएं कि आपके ख्याल में ये जो खुश इखलाकी है, ये वैल्यू जो है, मॉरल वैल्यू, ये आपने कहाँ से सीखी? आपको किसने सिखाई या इसके बारे में किसने आपको बताया? सर इसमें तालीम का बड़ा वो होता है, और एक दूसरे से ज़ाहिर बात है बातचीत करने का तरीका भी होता है। आप जैसे एक छोटी सी मिसाल ले लें कि कोई भी घर वाला अपने बच्चों को पढ़ाता है तो ये सोच के पढ़ाता है कि उसमें सलाहियत आए, सोचने समझने की सलाहियत आए, बातचीत करने का तरीका आए। तो इसलिए बहुत सी, और आदमी को ईमानदारी से मेहनत से काम करें तो बहुत सी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं सर ये। और हर किसी से अगर मोहब्बत से और इखलाक से पेश आए तो इसका दूसरों पे काफ़ी असर पड़ता है, बानिस्बत ये कि उससे यानी बदतमीज़ी की आपका जाए। जो है सोर्स इस मॉरल वैल्यू का, वो आपकी एजुकेशन है। हाँ सर, इस पे बहुत असर होता है, एजुकेशन का बहुत असर होता है सर इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक हो गया। और कोई इस पे रोशनी डालना चाहेगा कि इस मॉरल वैल्यू का जो खुश इखलाकी है, और कौन सा सोर्स हो सकता है, और कहाँ से आप इसको सीख सकते हैं, आपको इसके बारे में पता चल सकता है? एनीवन एल्स? ASI फरहाना साहिबा, आपका माइक ऑन है, कुछ कहेंगी? वैसे हर इंसान को इज्जत तो अपने हिसाब से मिलती है, और आजकल सब पढ़े लिखे हैं, मतलब जैसे कि हम थाने में बैठे पब्लिक का ये, या कोई ऐसा इंसान आता है कि हमारे जो अफसर हैं उसे टाल देते हैं कि आज आप चले जाओ, हमारा ये काम है, हम मसरूफ हैं और कल हम आपका ये काम कर देंगे।
जैसे कल बेचारे वो आए, कल भी उनको यही बात मिली, तो मतलब इस हिसाब से हमारा जो। जी जी। जी सर, मैंने यही कहा कि बंदा उसकी बात है जो अच्छे तरीके से सुन ले, उनको साथ बिठा कर बड़े इत्मीनान से, जैसे हम अपने माँ बाप की या किसी घर वाले की बात सुनते हैं, तो वो भी एक हमारा हिस्सा है। हम भी इतनी कोशिश करें ताकि उनकी अच्छे तरीके से बात सुन सके, और जो उनके हक में बेहतर है हम वो ही करें। और मेरा तो ज़हन यही कहता है कि इस हिसाब से बंदे को इज्जत मिलती है, बंदे का गिरेबान अच्छा होता है। मैं तो यही सोच सकती हूँ, लाजमी जबरदस्त, थोड़ी है कि सबको सोच तो इज्जत बड़ी अच्छी मिले। है फरहाना साहब आपकी। मुझे ये बताएं कि ये आपको बताया किसने, ये सोच आपके पास आई कहाँ से, किसने आपको दी? मैं सही सुन रही हूँ इस हिसाब से, तो मतलब कोई अलग अलग तरीके से बातें कर रहा है, मगर मेरे ज़हन में ये बात आ रही है कि इतने माशाल्लाह एसआईपी हैं, इंस्पेक्टर है वगैरह, ये सारे ये नहीं क्यों कहना चाहते कि सबसे पहले तो यही बात अच्छी होती है, जो हमारे पास आता है हम खुद से ज्यादा उसको इज्जत दें, ताकि उनको पता चले कि ऑफिसर क्या है, हमारा थाना क्या है, हमें कैसे इज्जत मिलती है। जब हम खुद ऑफिसर उनको इग्नोर करेंगे तो उनको क्या इज्जत आगे मिलेगी। बिल्कुल जी, ठीक आपने कहा। ठीक है जी। मेरा ख्याल है रोशन साहब, नहीं अयाज साहब, और उनके बाद रोशन साहब। सर, और ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से भी हमें मालूम होता है कि हाउ टू डील विद विक्टिम एंड अक्यूज्ड पार्टी। उससे जो है हम उनसे जो डील करते हैं उनका रिएक्शन भी आता है। अगर किसी के साथ इनजस्टिस होता है, वो इमोशनली जो है ना, हमें समझता है कि हम जो है माना कि उनके साथ नाजायजी कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस और बिल्कुल, ट्रेनिंग से भी होता एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग, तरबियत और तजुर्बा, ये भी आपको मॉरल वैल्यूज सिखाने और मजीद मजबूत बनाने में मदद देती हैं। रोशन साहब। जी सर, इन सब के साथ जो है वो मोरल वैल्यूज जो है वो सीनियर भी हमें किन मामलात में हम देखते हैं कि वो किस तरह डील करते हैं, उनसे भी सीखते हैं। उसके अलावा ये तालीम और ये तो हो गया तरबियत। हमारे यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में भी पढ़ाया जाता है हमें कि अवाम के साथ किस तरह बर्ताव किया जाए। अगर कोई थाने पे आए तो उससे किस तरह बिहेव किया जाए। तो ये सारी बातें जो हैं कि तालीम और मुआशरा जिसमें आप रह रहे हैं, वहाँ से इंसान सीखता है, उस्तादों से सीखता है, सीनियरों से सीखता है। तो ये सारे सोर्सेज़ हैं, जिनसे इंसान मोरल वैल्यूज़ सीखता है। और आपके समाज में जो है इस मुतालिक कि किस तरह एक जो इंसान विक्टिम है वो आता है और उससे किस तरह आपको जो है वो बिहेव करना चाहिए। ये सारी चीज़ें समाज में भी जो है वो पलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। ये सारी वहाँ से भी इंसान सीखता रहता है। जबरदस्त हो गया जनाब, रोशन साहब ने तो दरिया को कूजे में बंद कर दिया, या वाइसी वर्सा, मगर जबरदस्त, वेरी नाइस। तो इसके साथ ही ये एक कॉल है मार्क ट्वेन साहब का। ये एक अदद अच्छे लिखने वाले थे अपने जमाने के। तो ये कहते हैं, ऑलवेज डू व्हाट इज राइट, इट विल ग्रेटिफाई हाफ ऑफ मैनकाइंड एंड अस्टाउंड द अदर। ठीक है जी। अब पहला जो है हिस्सा, वो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा वो करें जो दुरुस्त है, जो सही है। ठीक है। अब बाकी ये आधी दुनिया के साथ क्या करेगा और आधी के साथ क्या नहीं करेगा, वो शायद इतना ज़रूरी नहीं है, जितना ये याद रखना कि जो करना है वो हमेशा ठीक करना है। और ठीक करने के लिए मॉरल वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है हमारे अंदर। ठीक है जी। तो अ, आज के दिन की हमारे पास कोई असाइनमेंट नहीं है,
तो मैं यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहूँगा। इट वाज़ अ वेरी गुड सेशन टुडे। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा, आपका बड़ा अच्छा पॉज़िटिव फीडबैक आया। और मेरा ख़्याल है कि कल सलमान साहब विल बी बैक विद यू गाइज़। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। तो कल हम सेम टाइम पे ही आप लोगों से मुलाकात करेंगे 4 बजे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कल हमारा आखिरी सेशन होगा, तो कल ढेर सारी बातें भी होंगी और कल ढेर सारे आप लोगों के सवालात भी लिए जाएंगे, तो कल मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने सेशन का इंशाल्लाह इख्तिताम करते जरूर। हैं। थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर अयाज, थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर थैंक यू मुजाहिद, सर, मिस्टर अली रोशन, थैंक्स मिस्टर सर। ज़हीर, मिस फरहाना, मिस बेनज़ीर, मिस्टर नजीब। अल्लाह हाफ़िज़। कल हम 4 बजे आप लोगों से मुलाकात करेंगे।